हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेस्ट एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए उनके को करिकुलर सब्जेक्ट या फिर मेजर सब्जेक्ट के लिए प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का जो टॉपिक है, इस बार फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ही ये एक टॉपिक है जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ने के लिए बताया गया है। तो इसका आज हम फुल मॉडल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके हम 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे, जिनको सॉल्व करके आप जीरो से टॉपर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जिस प्रकार मैं आपको मॉडल पेपर में दिखाऊंगा। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कर दिएगा, क्योंकि पहले सेमेस्टर में भी मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए थे, जो लोग मेरी वीडियो देखकर पढ़कर गए होंगे उनके 90 एबव नंबर तो आए ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के ज़रिए ही बताया था और आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया था कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे उतने ही क्वेश्चन आपको वहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए वीडियो चेक कीजिए, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर मैंने फुल क्वेश्चन पेपर आपका डिस्कशन किया था और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस बार भी जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा उसके अंदर ही क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो आपको लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आने वाली हमारी तमाम वीडियो जो आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी उसको देखते हैं, तो आप आसानी से 85 अबव स्कोर कर सकते हैं आपके प्राथमिक चिकित्सा एंड स्वास्थ्य फर्स्ट एड एंड हेल्थ के एग्ज़ाम में। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर आएँ इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार पेपर कैसा होगा, यानी कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो इस बार भी पहले सेमेस्टर की तरह बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 नंबर के प्रश्न होंगे और हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो सेम वही फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर में भी। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये है हमारा पेपर पैटर्न। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। और ये क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और वह रीज़न यह है कि जब मैं एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसको एमसीक्यू मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और आप भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, केवल स्टडी पर ही फोकस कीजिएगा। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए मैं आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एमसीक्यू नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू से बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊँगा, क्वेश्चन बताने के बाद उसका आंसर आपको बता दूँगा। अगर आपको आंसर याद रहेगा तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और एमसीक्यू देखेंगे तो फटाक से आपका ध्यान आंसर पर ही जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है? सीपीआर प्रक्रिया में बचाव, स्वास्थ्य और छाती संपीड़न शामिल है। थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? तो थर्ड डिग्री बर्न में हमारी त्वचा जल जाती है और कोई भी दर्द नहीं होता है। या ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दर्द नहीं होता है लेकिन त्वचा जल जाती है थर्ड डिग्री बर्न में। एनाफ्लेटिक शॉक का कारण क्या है? तो कीट का डंक एनाफ्लेटिक शॉक का कारण है। जब आपको किसी कीट का डंक लग जाता है तो वहाँ पर एनाफ्लेटिक शॉक लगता है हमें। डॉट क्या है? तो डॉट तरल या गैस से जलना। जब आप गैस या किसी भी तरल चीज़ से जल जाते हैं तो उसको डॉट कहा जाता है। श्वास नली का दूसरा नाम क्या है? श्वास नली का दूसरा नाम विंड पाइप है। विंड पाइप श्वास नली का दूसरा नाम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, विंड पाइप है। यहाँ पर विंड पाइप लिखा हुआ है तो इसको आप टाइपिंग मिस्टेक है, इसको समझ लीजिएगा। विंड पाइप श्वास नली का दूसरा नाम विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रस किण्वन पाया जाता है। लाल रस किण्वन किस में पाया जाता है? तो ततलीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग। सो फ्रेंड्स, वायु द्वारा जो रोग फैलता है उसका नाम है चेचक। चेचक वायु के द्वारा फैलता है, यानी कि हवा के द्वारा चेचक फैलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछ सकता है, 90% श्योर है कि पूछेगा। वायु द्वारा फैलने वाला रोग चेचक।
क्षय रोग किससे फैलता है? तो बैलिलस द्वारा फैलता है। बैलिलस द्वारा क्षय रोग फैलता है। कानफेर के लक्षण क्या हैं? तो कानफेर नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कानफेर का मतलब किसी कान संबंधी बीमारी से होगा या कान संबंधी समस्या से होगा। तो कानफेर का मतलब होता है कि कान के नीचे जब सूजन आ जाती है तो उसको कानफेर कहा जाता है। बोरियोला वायरस किससे फैलता है? तो बोरियोला वायरस चेचक से फैलता है। और चेचक किससे फैलता है? तो चेचक वायु द्वारा फैलता है। अंतःकरण में स्थित है। तो अंतःकरण में क्या स्थित है? ध्वनिग्राही अंग अंतःकरण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। कंकाल तंत्र का कार्य क्या नहीं है? तो कंकाल तंत्र का कार्य उपापचय नहीं है। उपापचय का मतलब है कि भोजन को पचाना। कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाव साफ़ करने के लिए क्या लगाते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जब हमें कोई भी घाव लग जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम स्प्रिट होता है। तो स्प्रिट का यूज़ घाव को साफ़ करने के लिए होता है। सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में प्रारंभ हुई? तो सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा हमारे भारत देश में ही प्रारंभ हुई थी। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत देश में ही हमारे सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा शुरू हुई। कच्ची टूट अस्थि भंग होता है। कच्ची टूट अस्थि भंग होता है। कैसे भंग होता है? तो बच्चों में यह अस्थि भंग होती है। कच्ची टूट अस्थि बच्चों में भंग होती है। विष के मुख्य प्रकार हैं। विष का जो मुख्य प्रकार होता है वह अम्ल युक्त विष पदार्थ होता है। कई प्रकार के विष होते हैं लेकिन उसका जो मुख्य पदार्थ होता है, मुख्य प्रकार होता है, वह अम्ल युक्त विष पदार्थ ही होता है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूत्र में जल की मात्रा 96% होती है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? 96% होती है। आहार नाल के सबसे बड़े भाग का क्या नाम होता है? आहार नाल जो होता है हमारा, उसके सबसे बड़े भाग का क्या नाम होता है? तो छोटी आंत जो होती है वह हमारे आहार नाल की सबसे बड़ी भाग होती है। बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है? तो बड़ी आंत के पहले भाग को सीकम कहा जाता है। बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसको सीकम कहा जाता है। न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई होती है, जिसके बिना हमारा शरीर बहुत अधूरा होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम हमारे दिमाग से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण घाव भर जाता है। तो साधारण घाव भरने की अवधि कितनी है? 7 दिन में हमारा जो साधारण घाव होता है वह आसानी से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो जल द्वारा मोतीझरा फैलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वायु द्वारा फैलने वाला रोग चेचक है, आपको याद रखना है। और जल द्वारा फैलने रोग मोतीझरा है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जन्म के साथ प्राप्त होने वाली प्रतिकारिता कौन सी होती है? तो प्राकृतिक प्रतिकारिता होती है जो कि जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी कब पानी से डरने लगता है? जब रोगी को, किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसको पानी से डर लगने लगता है, तो उसको पानी से फोबिया हो जाता है जब किसी भी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांत के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? दांत के बीच का हिस्सा पल्प कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, दांत के बीच का हिस्सा पल्प कहलाता है। नेक्स्ट है, पादप शारीरिकी को क्या कहते हैं? पादप शारीरिकी जो होती है वह जंतु शरीर रचना विज्ञान होती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कितने प्रकार की मुख्य गुहाएं होती हैं? 2 प्रकार की मुख्य गुहाएं होती हैं। पृष्ठीय गुहा कितने भागों में उपविभाजित है? पृष्ठीय गुहा 2 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 80 अस्थियां होती हैं। पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में शामिल है कपाल गुहा। पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में क्या शामिल है? कपाल गुहा। गुहा से आपको मैच कर लेना है, उसके आगे पृष्ठीय कपाल से भी मैच करा लेना है। उरोस्थि की आकृति कैसी होती है? जो उरोस्थि होती है वह टी आकृति में होती है, टी आकृति में बनी हुई होती है। तो इसको याद रखना, उरोस्थि को टी से यहाँ पर मैप करा लेना है, आपको आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 इंद्रियों का वर्गीकरण किसने किया? 5 इंद्रियों का वर्गीकरण यहाँ पर अरस्तु ने किया। आहार नाल कितने मीटर लंबी होती है? 9 मीटर लंबी होती है आहार नाल। कींच की सतह के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? पार्स प्लाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्स प्लाना कहते हैं। मस्तिष्क आवरण में कितनी परतें होती हैं? तो मस्तिष्क आवरण में 3 परतें होती हैं।
याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है अन्न तंत्रिका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोती उम्र के बालकों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पूरक खेल, यानी कि जो गोती का मतलब होता है जो यहाँ पर शुरुआती दौर के बच्चे 2 से 3-4 साल के होते हैं, उनकी जो हेल्थ के लिए, हेल्दी शरीर के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो पूरक खेल यानी कि पर्याप्त मात्रा में उनको खेल खिलाया जाए, जिससे कि उनके शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, उनका शरीर आसानी से विकास करेगा। जब उनकी सारे अंग अच्छे से उनके वर्कआउट होगा तो वो आसानी से उनका विकास आसानी से और अच्छे ढंग से तेज़ गति से होने लगेगा। तो गोती उम्र के बालकों के लिए क्या आवश्यक है? पूरक खेल आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क टेस्ट किया जाता है स्कारलेट ज्वर होने पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जब स्कारलेट ज्वर हो जाता है तो उसको जानने के लिए डिस्क टेस्ट किया जाता है। बहती नाक के लिए चिकित्सा शब्द है राइनोरिया। जब नाक बहने लगती है और उसके चिकित्सा का शब्द जो होता है वह होता है राइनोरिया, यानी कि डॉक्टरी भाषा में कहें बहती नाक के लिए तो राइनोरिया। चिकन पॉक्स का उद्भव काल है, यानी कि चिकन पॉक्स का लक्षण कितने दिनों में दिखाई देने लगता है? तो 10 से 12 दिनों में या दिखाई देने लगता है चिकन पॉक्स का उद्भव। और जब आपको ऐसा उद्भव हो कि चिकन पॉक्स आपको हो रहा है तो जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल में संपर्क करना है। खसरा रोग का उद्भव काल है 7 से 14 दिन में खसरा रोग का लक्षण जनाई देने लगता है। डिप्थीरिया रोग फैलता है जीवाणुओं के कारण, यानी कि जो डिप्थीरिया रोग होता है वह जीवाणुओं के कारण फैलता है। बैरल चेस्ट से क्या आशय है? तो एल्वियोली की लोच कम हो रही है, यानी कि जब एल्वियोली की लोच कम होती है तब उसे बैरल चेस्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यही थे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इनको आपको एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके देख लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यकीन मानिए क्वेश्चन आपसे इस वीडियो से आपके पेपर में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था, और फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वही क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी आ सकते हैं। मैं बहुत ढूंढ कर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, बहुत ही स्टडी करने के बाद ही आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत करता हूँ। तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए, वीडियो को पूरा देखना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर ऊपर लेकर आएँ। जिस टॉपिक के ऊपर आप बताएँगे उसी टॉपिक के ऊपर हम जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।